So good evening everyone again. वीडियो ऑन करो गुड सब इवनिंग लोग. मैम. लेट मी सी योर ब्यूटीफुल स्माइल. कैसे अच्छे अच्छे Okay, दिख रहे हैं ma'am. सुंदर सुंदर बच्चे. मैम आई विल नॉट डू माय फेस. साक्षी विल डू इट. मुझे पता है तुम्हारा तो चेहरा है, तुम अपना Yes, चेहरा क्यों ma'am. छुपा रहे हो. जय एक्चुअली मोटा होता जा रहा है पता है, इसलिए जय कैमरा ऑन नहीं करता है ताकि लोग उसको देखकर हंसे नहीं. अभी वो ऐसे 150 kgs का ऑलरेडी हो चुका है. तो अब मैम अगर मैम ऐसा नहीं है मैम. मैम मेरे को अपना फेस एडिट करने में मैम शर्म आता. इतना हाँ, तो फिर अब एक्चुअली जय और बहुत ज्यादा और गोरा होते जा रहा है. वो इतना ब्यूटीफुल हो गया है कि उसको लग रहा है कि अगर वो कैमरा ऑन करेगा तो फिर बताए सब यहाँ बेहोश हो जाएंगे, इसलिए नहीं कर रहा है. अब ये ठीक है. मैं वैसे Ma'am, मतलब हाँ बेटा, मैम इतने सुंदरता का घमंड नहीं होना चाहिए. यही बात है, इसको बहुत घमंड हो गया. इसको अपनी सुंदरता का और मैम स्पीड दोनों का ही मैम घमंड हो ग्लोनेस बहुत है मैम, लेकिन कभी घमंड नहीं करा. गया. चलो दैट वी विल सी कि भाई टैलेंट बहुत है मैम बट अब कभी. प्लीज चैप्टर स्टार्ट करें मैम. अब पहली बार जय ने बोला है कि चैप्टर जल्दी शुरू करो, वरना बातें करते रहने के तो एकदम एक्सपर्ट है. ओके गाइस, तो मैम आज मैंने हम ऐसा कभी नहीं बोला. पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ठीक है, सब लोग ये कॉपी में हेडिंग डालो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. बुक का पहला पेज खोल के चलो. जो ऑफलाइन बच्चा है वो बुक में देखेगा, बोलूंगी मैं इधर, लेकिन वो देखेगा बुक में, लेकिन कान रखेंगे मेरी तरफ. ठीक है. When we see someone violating, सर मैम ऑफलाइन कोई है? you want to meet? Yes. यस Okay, मैम. इस क्लास के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं. मैम कौन है? कोई तो दिख रहा है बगल में. बहुत. Hey! Who is he? Hi. खुशी कैसे देख रही है, उसको ऐसा लग रहा है तो घोस्ट देख लिया. हेलो मनीष के अगले चोर. ए, ऐसी बातें मेरी क्लास में करो, निकाल दूंगी तुम लोगों को. समझे, पनिशमेंट दूंगी मैं कम से कम 1 month वर्क का. हंसी खुशी पढ़ो, ये सब नीचे जाके ग्राउंड में करना, समझ गए. चलो भाई, तो पहली चीज अब हम क्या पढ़ने वाले, वी आर अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ठीक है. when you, अच्छा ये बताओ, जब तुम्हें ऐसे किसी को देख के ऐसा लगता है कि ये तो लॉ के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो हमें क्या ऐसा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सड़क से निकलो और दो आदमी लड़ रहे हो और एक दूसरे को मारे ही जा रहा हो, मारे ही जा रहा हो, मारे ही जा रहा हो, और दूसरे को बेचारे को इतनी मार पड़ गई कि ढेर सारा ब्लड निकल रहा है, उसका सर्वर भी फूट गया है. कभी दिमाग में नहीं आता कि ये दूसरा देखो कैसे काम कर रहा है, पुलिस को बुलाती हूँ अभी तब ठीक होगा. आता है ना मन में. when we see somebody fighting, यस या फिर मैम. कोई आपको बुली कर रहा हो, एक बार मन में आता है कि बताओ ऐसे कर रहा है, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं ना. तो जब हम कभी देखते हैं कि कोई लॉ को वॉयलेट कर रहा है, वॉयलेट करने का मतलब होता है तोड़ना, यानी लॉ के हिसाब से ना काम करना, उसको बोलते हैं वॉयलेट द लॉ. ठीक है. तो जब हम कभी किसी को देखते हैं कि कोई वॉयलेट कर रहा है लॉ को, तो हमारे दिमाग में पहली बात ये आती है कि हम उस इंसान को क्या करें, पनिश करें बाय इन्फॉर्मिंग द पुलिस. कैन वी पनिश दैट पर्सन? क्यों यस? मैम नहीं कर सकते, हम उसको ना रोक सकते खाता ना हैं. वही, जो मैं करूं वही सही. यश को आया गुस्सा तो उसने वहीं पर पीटना शुरू कर दिया. वो कहने मैं ना, वो कौन सी मूवी का डायलॉग है, ना तो एफआईआर, ना पुलिस, ना कोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट. तो कैन वी डू फैसला ऑन द स्पॉट? देखो जय ने कैमरा ऑन कर लिया जस्ट टू ना ये दिखाने के लिए सबको कि ये मोटा नहीं है. मुझे पता है ये क्या सोच तो हम क्या सोचते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, कैन वी डू, हमारे अपने हिसाब से फैसला ऑन द स्पॉट कर सकते हैं क्या हम? नो मैम. हम रोक सकते हैं पर कर नहीं सकते फैसला. हम नहीं कर सकते, अदरवाइज हम भी सेम कैटेगरी में आ जाएंगे, वॉयलेटिंग द लॉ वाली कैटेगरी में. करेक्ट. इसलिए बहुत बार मूवीज में देखा होगा कि वो बोलते हैं अरे ये तो ऐसा ही है लेकिन तुम मत करो वरना तुम्हें जेल हो जाएगी, है ना. क्योंकि अगर हम सेम क्राइम करेंगे तो क्या होगा, हम भी वॉयलेट करेंगे लॉ को. यानी हम हमेशा सोचते हैं कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर हम भी सेम चीज करेंगे तो हम भी लॉ को वॉयलेट करेंगे, विच इज नॉट लीगली करेक्ट. You might have seen either in real life or movies police officers filing reports and arresting persons. आपने कभी ना कभी देखा होगा, या तो आपने लाइव देखा है अपने घर के आसपास, पर आप लोग बहुत नन्हे मुन्ने हो तो शायद कभी ना देखा हो, लेकिन मूवीज में तो देखा ही होगा जब पुलिस घसीट करके ले जाती है ना. सिंघम देखी है सबने? Yes, सिंघम ma'am. देखी है. बस वो ही कर सकता है फैसला ऑन द स्पॉट. वी कैन नॉट डू ये काम पुलिस का. ठीक है. बिकॉज ऑफ द रोल मैम प्लेड पर बाय, जब हम एफआईआर करते हैं मैम, तो पुलिस का ही काम होता है इन्वेस्टिगेट करना. सही बात है. तो अभी वहां तक पहुंचने दोगे कि तुम 5 मिनट में ही सबको चैप्टर पढ़ा दो, काम करो, फिर हम लोग जाते हैं नीचे जाकर के खेलेंगे.
मैम मेरे को टीचिंग नहीं आती, मैम आप ही पढ़ाओ। अच्छा, लेकिन मुझे लग तो रहा है कि अब तुम मुझे सिखाकर ही मानोगे इस साल टीचिंग। Because of the role played by the police in arresting persons, we often get confused and think that it is the police who decide whether the person is guilty or not. अच्छा एक बात बताओ, कभी तुम लोगों को ऐसा लगता है क्या कि पुलिस पुलिस बताती है कि किसने क्राइम किया किसने नहीं किया? मैम वो उसपे डिपेंड करता है ना कि किस टाइप का लाइक सिचुएशन है। अगर वो अच्छा ये छोटा है बताओ तो पुलिस कौन कर सकती है, क्राइम, लेकिन अगर कुछ बड़ा है तो कोर्ट तक। ऐसा तो नहीं है। अच्छा ये बताओ कि कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है, ये क्या पुलिस डिसाइड करती है? नो मैम। मैम कोर्ट। नहीं, पुलिस नहीं करती है। यानी हमें मूवीज में जरूर दिखाते हैं कि पुलिस को ऐसा लगा कि कुछ गलत किया तो वो घसीट करके ना लेकर गए और बंद कर दिया, बट एक्चुअली वो केवल किस बिना पर होता है? शक। जब आपको पुलिस को ऐसा लगता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन क्रिमिनल हो सकता है या गिल्टी हो सकता है, तो वो केवल उसे बंद करते हैं थाने में या पुलिस लॉकअप में। वरना अच्छा बताओ, पुलिस लॉकअप और जेल में क्या डिफरेंस है? मैम बताओ पुलिस जय। लॉकअप वो होता है जिसमें जय बताओ, टेम्परेरी। इसको सब पता है, ये बताएगा। खुशी अभी तुम एक मिनट वेट करो। जय तुम बताओ, यू नो एवरीथिंग ना। पुलिस लॉकअप में और जेल में क्या डिफरेंस है? दोनों ही जगह जेल होती है, दोनों ही जगह बंद किया जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस? मैम चैप्टर अभी भी पढ़ा है मैम, मेरे को कैसे पता चलेगा सब कुछ? बताओ खुशी। मैम जो पुलिस लॉकअप होता है उसमें तब रखते हैं जब सस्पिशियस होते हैं, मतलब वो श्योर नहीं होते कि उन्होंने ही क्राइम करा है, पर वो सस्पिशियस होते हैं तब तक के लिए। और मैम लाइक जेल वो होती है जिसका कंफर्म होता है कि यही क्रिमिनल है और उसको अगर जेल सेंटेंस दिया है तो। वेरी गुड। पुलिस जो होती है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि जब कोई किसी का मर्डर कर देता है तो पुलिस उसको उठा के लॉकअप में इसलिए बंद कर देती है ताकि अगर वो मर्डरर है तो वो किसी और का मर्डर ना करे। समझ गए? यानी वो क्रिमिनल इसके पहले कि कोई और क्राइम करे, जैसे कि अगर पुलिस चोर को पकड़ेगी तो उसे बंद कर लेगी लॉकअप में। सो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि वो चोर है। अगर पुलिस ने पकड़ते करते हुए भी देखा है, चोरी करते हुए भी देखा है, तब भी पुलिस उसको डायरेक्टली सजा नहीं दे सकती। उनको जज के पास ले जाना होगा फिर इट्स अ क्राइम। ठीक है, जज देगा सजा। सजा देना तो जज का काम है। लेकिन पुलिस क्या करती है, लॉकअप में मीनवाइल बंद कर लेती है, सो दैट अगर कोई गलत काम वो क्रिमिनल और करने वाला है तो वो ना करे। ठीक है, यानी पुलिस का काम ये डिसाइड करना नहीं है कि पुलिस की कोई इंसान गिल्टी है या नहीं है। ये काम डिसाइड करने वाला किसका है? कोर्ट का ये काम मैम है। कोर्ट का, मैम पुलिस का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना है। करेक्ट। तो फिर पुलिस क्या करती है, एक जब पुलिस को ये लगता है कि किसी ने कोई गलत काम किया, सो आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड इट इज द कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। जब इंसान को अरेस्ट कर लेते हैं तो जो कोर्ट ऑफ लॉ होती है, यानी जो कोर्ट होती है, वो ये डिसाइड करती है कि अक्यूज्ड, यानी जिस अक्यूज का मतलब क्या होता है हिंदी में बेटा? आरोपी। आरोपी इज द पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, इल्जाम लगाया गया है। समझ गए? तो लॉ के टर्म्स में उसको एक्यूज्ड बोलते हैं। तो अक्यूज्ड अगर गिल्टी है यानी वो एक्चुअली में उसने दोष किया है। गिल्टी का हिंदी होता है दोषी, यानी उसने अगर एक्चुअली उसका दोष है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी। और ये कहाँ लिखा है? चोरों को वैसे तो पुलिस वाले क्या करते हैं, मार पीट के छोड़ देते हैं, ऐसा मूवीज में दिखाते हैं। बट रियलिटी में अगर किसी ने चोरी भी किया हुआ है तो वो भी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते हैं उसको। वो लॉ है हमारा। यानी हर क्रिमिनल को हमें कहाँ ले जाना होगा? कोर्ट के सामने। ठीक है, अब ये चीज कहाँ लिखी हुई है? दिस इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारी कंट्री जिस बुक के थ्रू गवर्न होती है उस बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी इंसान के ऊपर चार्ज लगाया गया है किसी भी क्राइम का, चाहे चोरी का हो, मर्डर का हो, या फिर किसी को फ्रॉड का हो, जिसके ऊपर भी किसी तरह का कोई क्राइम लगाया गया है, उसको एक मौका मिलना चाहिए फेयर ट्रायल का। यानी किसी इंसान को अगर आपने कोई इल्जाम लगाया तो एटलीस्ट हमें उसको चांस देना पड़ेगा प्रूफ करने का अपने आप को। करेक्ट? क्योंकि अगर पुलिस केवल देख के सजा दे देगी तो क्या उस इंसान को फेयर ट्रायल मिला? नहीं मिला। नो मैम। एक और मौका देता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लगभग सारे वर्ल्ड के सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन ये मौका देते हैं कि एक बार पकड़ लिया, फिर उसको कोर्ट पे ले जाएंगे, प्रूफ करेंगे कि नहीं इसी ने किया है, देन ओनली वी विल गिव हिम पनिशमेंट। ओके खुशी बताओ। मैम जब तक वो लॉकअप में होता है, जब तक पुलिस श्योर नहीं होती, तब तक वो पुलिस उनको मार या कुछ अब्यूज थोड़ी ना कर सकती है तब तक। मैं बताती हूँ सब चीज अभी, कैसे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है, मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगी।
तो अब हम ये जानेंगे कि फिर आखिर वो पुलिस और लॉकअप में रखते करते क्या है। उनको क्या लॉकअप में रख के मिठाई खिलाएंगे कि नहीं आज बहुत मन था तो लाओ तुम्हें लॉकअप में बंद कर लेते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट के सामने ही ले जाना है तो क्यों लॉकअप में बंद करना है। एक्चुअली पुलिस लॉकअप में बंद करती है जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ हिम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस को शक है कि इसने मर्डर किया है तो पुलिस उसको लॉकअप में रखेगी, उसके बाद पुलिस उसको रिमांड पर लेती है। रिमांड का मतलब, लेकिन रिमांड पर पुलिस कब ले सकती है, व्हेन इट गेट्स द परमिशन फ्रॉम कोर्ट। तो पुलिस जब किसी को, एक लॉ है, लॉ क्या है, जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको उस इंसान को कोर्ट में हाजिर करना होता है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को, मुझे लगता है कि ये इंसान है, इसने किसी को मारा है, तो मैं क्या करूंगी, उसे लॉकअप में बंद कर दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मुझे उसे कोर्ट के सामने हाजिर करना पड़ेगा। फिर कोर्ट के सामने हाजिर करते मैम वक्त पर हम कोर्ट के निकाह में मैम दोनों इक्वल है मैम। अभी कोर्ट के निकाह में पहले वो गिल्टी और ये सब साबित थोड़ी ना कर सकता है। अभी मैंने पूरी बात की है मैंने पूरी बात। मैम वो चांस देने की बात है ना मैम, तो कोर्ट में जब भी आप जाओगे ना मैम केस सुनाने के लिए हमको चांस तो दे देंगे ना, तो कोर्ट के लिए जब फ्रेश केस होगा हम तो दोनों मैंने की है इक्वल पूरी ही बात, होंगे। बताओ पहले की है। अभी बस कोर्ट पहुंचे हैं ना, तो क्या करती है पुलिस, पुलिस को 24 घंटे के अंदर गिल्टी को कोर्ट में दाखिल करना होता है। लेकिन कोर्ट कैसे डिसाइड करे कि ये इंसान गिल्टी हो सकता है या नहीं, इसके लिए पुलिस क्या करती है, पुलिस एक चार्ज शीट फाइल करती है। चार्ज शीट में चार्ज लिखे होते हैं। चार्ज क्या है, चार्ज मैम है उसे वो क्या क्या आरोप, क्राइम करे। चार्जेस, जितने चार्जेस उस इंसान के ऊपर लगे। तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लिया, फिर पुलिस मूवीज में देखा होगा एविडेंस कोशिश करती है ना, गवाहों से पूछने की कोशिश करती है, लोगों को बुलाती है कि किसी ने इसको देखा, किसी ने इसको मर्डर करते हुए देखा। फॉर एग्जाम्पल पुलिस को 2 विटनेस मिल गए जिन्होंने देखा मर्डर करते हुए, तो पुलिस ये चार्जशीट में विटनेस के नाम लिख देगी, फिर विटनेस के स्टेटमेंट लिख देगी जो विटनेस ने लिख के दिए होंगे या बोल के दिए होंगे कि हाँ सर मैंने देखा। फिर ये सब चार्जशीट का एक इतना बड़ा किताब विताब बना करके जब पुलिस ले जाती है कोर्ट, मतलब मजिस्ट्रेट के पास, तो वो उसके सामने ये चार्जशीट है वो दाखिल करती है। हो सकता है कि भाई पुलिस को एक दिन में एविडेंस ना मिले या कोई चार्जशीट ना हो, तब भी पुलिस के पास ये राइट है कि पुलिस कोर्ट से कह सकती है कि हमको डाउट है कि ये इंसान अभी मर्डर किया है, हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें प्रूफ अभी तक नहीं मिला है, हमको इसको रिमांड पे ले जाने की परमिशन दे दीजिए। ऐसा पुलिस कोर्ट में कहती है, ठीक है। अब कोर्ट के अपनी बुद्धि के ऊपर है, कोर्ट देखेगी, चार्जशीट को देखेगी, क्रिमिनल के रिकॉर्ड को देखेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि पुलिस सही बात बोल रही है, मौका हो सकता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का हमें देना चाहिए, तो मैम तो कोर्ट मैम पुलिस को मोस्टली 24 आवर्स ही देगी। तो कोर्ट क्या करेगी, रिमांड दे देगी। वो 3-4 दिन की भी दे सकती है, 10 दिन की भी दे सकती है। इन मोस्ट केसेस 3-4 डेज की रिमांड दी जाती है कि ठीक है 4 दिन तक आप इसको अपने लॉकअप में रख सकते हैं, आप इससे पूछताछ कर सकते हैं, और लोगों से पूछताछ करके अगली बार 4 दिन के बाद फिर से आना और चार्जशीट लेके आना कि क्या तुमको मिला। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये आरोपी ठीक है, मतलब इसने गलत काम नहीं किया है, या फिर आरोपी का लॉयर आकर के बेल ले जाता है, तो कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है, यानी उसको छोड़ देती है। उस केस में भी इन्वेस्टिगेशन तो चलते रहती है, लेकिन जो अक्यूज्ड है वो कहाँ रहता है, वो बाहर रहता है, लॉकअप में नहीं रहता है। उसे कहते हैं बेल पर छूट जाना। किसे किसे समझ आया। मैम मुझे हाँ पूछो बेटा। मैम वकील क्या करते हैं फिर, हम अगर सारा काम मतलब वो उसको ही बुला के पूछ लेंगे कि कहीं देखा है ऐसे, तो मैम वकील क्या करते हैं। नहीं, अगर चार्जशीट पुलिस ने अपनी एक तरफ रखी हुई है तो लॉयर तो कोर्ट में खड़ा ही है ना, लॉयर तो अक्यूज की तरफ से बेल की डिमांड कर ही रहा है। लेकिन अगर जो कोर्ट है उसको चार्जशीट देख के लगता है कि हमें बेल नहीं रिमांड देना है, तो वो रिमांड दे देंगे। और अगर उन्हें लॉयर की बात पे भरोसा हो गया कि नहीं हमें बेल देनी चाहिए, तो वो बेल दे देंगे। यानी 24 आवर्स के बाद जब उस अक्यूज को लिया जाएगा कोर्ट, तो उसके साथ 2 चीजें हो सकती है, या तो उसे बेल मिलेगी या तो उसे रिमांड मिलेगी। अगर उसे बेल मिलेगी तो वो छूट के बाहर हो जाएगा, उस केस में भी वो अक्यूज्ड है, यानी उसके ऊपर आरोप तो लगाया गया है, लेकिन उसको दोबारा गिरफ्तार अब तब किया जाएगा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कोई प्रूफ मिल जाएगा। वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी, भले ही अक्यूज्ड घर में लॉकअप में नहीं रह रहा है, भले ही अक्यूज्ड रह रहा है अपने घर में, लेकिन कोई कोई क्राइम बहुत बड़े होते हैं जैसे टेररिज्म के, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े क्राइम्स में क्या होता है, बेल नहीं मिलती है, ठीक है। तो अब इससे हमें एक चीज पता चलती है, क्या चीज,
कि कुछ जो क्राइम होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, यानी उन क्राइम्स में बेल मिलती ही नहीं है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स में बेल नहीं मिलती है, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो उस जिस क्राइम में बेल मिलती ही नहीं है उसमें बेल मिलेगी कैसे, समझ गए। तो ऐसे Yes. बहुत सारे केसेस होते हैं, उसमें हीनियस क्राइम्स है, रेप वगैरह आते हैं, और भी है दहेज वहेज में भी बहुत, जैसे जो बहुत खतरनाक क्राइम्स होते हैं ना, बहुत खतरनाक वाले क्राइम, उन वाले क्राइम्स को बोलते हैं नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल क्राइम का मतलब ऐसे क्राइम जिनको बेल नहीं मिलेगी। अगर ऐसे क्राइम में आपको पकड़ा गया है तो पुलिस आपको रिमांड पर रखेगी, बहुत पीटेगी, बहुत पीटेगी, 3rd डिग्री टॉर्चर करेगी और फिर आपसे सच निकलवाएगी। और अगर आप बेलेबल में है, यानी आपको बेल मिल सकती है, उस तरह के अगर आपने कोई क्राइम किया है जिसमें बेल अलाउड है, तो फिर कोर्ट आपको इजीली बेल दे देती है। किस किस को समझ आ गया? मैम ड्रग्स के मैम मामले में मुझे मिल सकती है बेल? ड्रग्स के मामले में प्राइमा फेसी नहीं मिलती है, हाई कोर्ट से मिल सकती है, इसलिए आर्यन खान लोगों को नॉर्मल कोर्ट से नहीं मिलके तीसरे कोर्ट में जाके बेल मिली। सो अगर, और उसमें भी 2 तरीके हैं, अगर आप कॉमर्शियल क्वांटिटी के साथ पकड़े गए हैं, यानी ड्रग्स में फॉर एग्जांपल यस 100 कोई रैकेट पकड़ लिया है तो रैकेट इज नॉन बेलेबल, उसमें बेल होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनली पकड़े गए हैं थोड़ी बहुत ड्रग्स के साथ तो वो बेलेबल है। तो आर्यन खान के केस में बहुत सारे लोगों को पकड़ा था, इसीलिए वो नॉन बेलेबल था। लेकिन फिर उसको बेल इस बात पे दी गई कि पर्सनली उसके बाद नहीं निकला गया, तो वो क्वांटिटी कुछ गड़बड़ थी, वो क्वांटिटी कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं थी, समझ गए। फॉर एग्जांपल अगर आप 4-5 किलो ड्रग के साथ पकड़े गए हैं तो वो कॉमर्शियल क्वांटिटी की ड्रग है, यानी इतनी ड्रग नहीं हो सकती किसी के पास, तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें बेल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 3-4 ग्राम ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं जो कि थाउजेंड्स हिस्सा है 3 किलोग्राम का, तो मिल जाएगी, क्योंकि उससे ये प्रूफ नहीं होता है कि आप पूरी कंट्री को बर्बाद करना चाह रहे थे। लेकिन अगर 3-4 हजार किलोग्राम ड्रग्स मिलेगी तो उससे ये प्रूफ होता है कि आप पूरी कंट्री को ड्रग्स खिलाना चाह रहे थे, मैम स्मगलिंग कर रहे हो आप। यस, तो वो नॉन बेलेबल हो जाएगा। तो वो भी बहुत सारे प्रोसीजर्स है, यानी कुल मिला के हमको एक चीज पता चली कि अगर ऑफेंस बेलेबल हुआ तब तो बेल मिलेगी, और अगर नहीं हुआ तो नॉन बेलेबल हुआ तो नहीं मिलेगी। हमें पूरा प्रोसीजर पता चल गया। अब हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चलो चैप्टर फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि हर एक अक्यूज के पास एक फ्री ट्रायल का मौका है, फेयर ट्रायल का मौका है। फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि अक्यूज को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसे एक फेयर चांस नहीं मिला अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का। इसीलिए हर एक क्राइम में जज वाला ट्रायल होता है, जब कोर्ट ले जाया जाता है और पूरे कोर्ट का प्रोसीजर होता है तब सजा मिलती है। तो जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है उसको ही बोलते हैं फेयर ट्रायल, ठीक है, मतलब एक और बार करेक्ट। अगर पुलिस ने आपको कोई क्राइम में अरेस्ट किया है तो डायरेक्ट सजा नहीं होगी, पहले आपको फेयर ट्रायल यानी कोर्ट में ले जाया जाएगा, और जब आप कोर्ट में गिल्टी प्रूव होंगे तब सजा मिलेगी। हैव यू हर्ड ऑफ एन एफआईआर? कभी किसी ने एफआईआर का नाम सुना है? मैम FIR मैम जो पुलिस का हम फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराते हैं। यस मैम जी एफआईआर का नाम फर्स्ट और रिपोर्ट तक तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन नहीं इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। और मैम पर इसमें मैम इसका पुलिस लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं जब हम रिपोर्ट लिखवाते हैं। अरे बेटा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है नहीं मैम मैम फर्स्ट। इन्फॉर्मेशन मैम सही है मैम, वो इन्फॉर्मेशन का कुछ कह नहीं रहा मैम, बस उसकी कहते हैं FIR में तो पुलिस लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका मतलब नो नो, ये नहीं होता है। अब मैं बोलूं, यस एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जब भी कोई इंसिडेंट हुआ तो सबसे पहले उसकी एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। फॉर एग्जाम्पल 8:10 पर ये नीचे चेरी काउंटी में कोई बाइक से आके किसी का चेन खींच ले गया, तो वो जो पहली इंफॉर्मेशन जब वो पुलिस के पास जाएगी तो पुलिस उसके लिए एक एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिखेगी, यानी उसको उस घटना के बारे में एक पहली इंफॉर्मेशन जब मिली तब पुलिस लिखेगी एक रिपोर्ट, समझ गए। उसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यानी किसी इंसिडेंट के होने के तुरंत बाद जब पुलिस को पहली बार उसकी सूचना मिलती है, या तो कोई इंसान जाके बताए पुलिस स्टेशन की मेरी चेन चोरी हो गई है ये मैम, तो या पुलिस फिर वो CCTV में देख के उसका इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। नहीं, एफआईआर जनरली कोई ना कोई कंप्लेन लॉन्च ही करता है। तो मान लो मेरी चेन
छीन ली किसी ने, देन आई विल गो टू पुलिस स्टेशन और मैं जाके बोलूंगी कि सर मेरी चेन छीन ली। यानी मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ पुलिस स्टेशन को, और पुलिस वालों को ये पहली बार पता चल रहा है, तो इट इज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन। यानी किसी घटना की पहली बार जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस उसके लिए एफआईआर लिखेगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस उसमें क्या लिखेगी, 8:10 पर जेरी काउंटी के बाहर सो एंड सो की चेन छीनी गई, 2 बाइक से 2 लोग आए, लाल लाल कलर की बाइक थी, ये सब मैं बताऊंगी, जो मैंने देखा वो मैं सब बताऊंगी। सारी चीजें एफआईआर में लिख देगी वो पुलिस, करेक्ट। तो पुलिस का मतलब वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, इन्वेस्टिगेट करेगी उस एफआईआर के जो इंफॉर्मेशन लिखी उसके ऊपर, समझ गए। तो एफआईआर में तो जो पहली बार मैंने देखा, जो मेरे साथ घटना हुई, वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया एफआईआर में कि ये देखिए सर इतने बज के इतने मिनट पर मेरी चेन ये लोग ले गए, लाल कलर की बाइक थी, एक ने काला स्वेटर पहना था, एक ने पीला स्वेटर पहना था, सो एंड सो। तो उसको पुलिस बोलती है एफआईआर। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन। जब भी किसी कोई घटना हुआ, कोई क्राइम हुआ, उसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन जब पुलिस को मिलेगा तो उसको बोलेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस ने लिख लिया, फिर क्या होगा, इस एफआईआर को पुलिस इस एफआईआर के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। फॉर एग्जाम्पल पुलिस चली गई एक इंसान के घर जिसने लाल कलर का स्वेटर पहना है, तो वो कहेगा नहीं कि तुम कैसे चले आए मेरे घर पर बिना किसी सबूत के। तो पुलिस क्या बोलेगी, हमको एफआईआर लिखाई गई है, हम उस एफआईआर की वजह से आए तुम्हारे घर। आप समझ गए। यानी उस एफआईआर, वो एफआईआर पुलिस को ये राइट देती है कि पुलिस किसी का घर जाए और घर जाके बोले कि तुमने पीला स्वेटर पहना है, चलो थाने, क्योंकि हमारे को अभी एक एफआईआर मिली है, उसमें ऐसे ऐसे इंसान 2 लोग बाइक से आए। मान लो कि बाइक थी, कौन सी बाइक अच्छी लगती है सबसे, BMW। मान लो बाइक थी हायाबुसा, लेकिन हायाबुसा वाले भी चेन चोरी कर रहे हैं, चलो ठीक है, वो इतने गरीब हो गए हायाबुसा लेकर के कि वो चेन चोरी कर रहे हैं घर चलाने के लिए, ठीक है। तो मान लो बाइक थी हायाबुसा। अब हायाबुसा जिसके पास है तो पहले पुलिस ढूंढेगी पूरे इलाके में किस किस के पास में है, फिर उसके घर पर जाएगी, मान लो नंबर देखा हुआ तो नंबर प्लेट लेके जाएगी। अब गई वो किसी के घर, बोलेगी देखिए सर आपके पास में हायाबुसा है, नंबर है 88, हमारी एफआईआर हमको लिखाने आई है एक लेडीज की, उसका चेन चोरी हो गया, उसने भी आप ही की बाइक का नाम लिया, आप ही का नंबर लिया, आप चलो थाने। वो कहेगा सर मैं क्या चलू थाने, मेरी खुद की बाइक चोरी हो गई, उसका नंबर था 88। फिर क्या करोगे। यानी कि बहुत इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि कोई गिल्टी है नहीं। उस केस में पुलिस क्या करेगी, शक के बिना पर उस ओनर को गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि बाइक उसकी थी। लेकिन क्या एक्चुअली में वो गिल्टी है, नहीं है, क्योंकि उसकी बाइक चुरा के किसी ने किसी की चेन चुरा ली। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई क्राइम करना है तो मैं जय की बाइक ले जाऊं, इस तरह का काम, तो फिर जय तो फंस गया। तो उस केस में क्या हुआ, एफआईआर के बेसिस पर शक के बिना पर मुझे उस इंसान को अरेस्ट करना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या इससे मैं उसे सजा दे सकती हूँ, नहीं। फिर वो मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट अपना सबूत वबूत देखेगा, फिर डिसाइड करेगा कि हायाबुसा वाले की खुद बाइक चोरी हुई है या उसने मिलके किसी के साथ ये किया है। बहुत तरह के पहलू होते हैं, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। लेकिन एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये तो पता चली गया होगा। यस मैम। ओके, तो लिखो अपनी कॉपी में, हेडिंग डालो मैम चैप्टर की। मतलब मैम पुलिस जब आप इन्फॉर्मेशन पूरी अपनी लिखवा लेते हैं मैम, पुलिस के बाद इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है। करेक्ट। मैम अगर मतलब इंफॉर्मेशन नहीं पता लगे उसके बारे में, तो वो जिसकी स्नैचिंग हुई है तो मैम उसको बुला के मैम उसकी एफआईआर वापस ले लेते हैं। नहीं, अगर एक बार किसी इंसान ने एफआईआर लिखाई तो उसके ऊपर आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अब आप एफआईआर में के ऊपर होती है इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई सबूत मिलेगा तो पुलिस लिखेगी, अगर कोई सबूत नहीं मिलेगा तो पुलिस लिखेगी कि कोई सबूत नहीं मिला। उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, पुलिस के ऊपर है कि पुलिस कैसे काम करेगी। इसीलिए तो इंडिया में पुलिस लोगों की इतनी बदनामी है, क्योंकि लोग एफआईआर लिखते हैं लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं करती और क्रिमिनल्स नहीं पकड़े जाते हैं। तो वो पुलिस के ऊपर है, अगर पुलिस चाहे तो क्रिमिनल को बचा भी सकती है, कि वो बोलेगी कि हमको मिला ही नहीं, कोई किसी के पास बाइक है ही, समझ गए। तो ये तो आप पुलिस के ऊपर है कि पुलिस कितने अच्छे से काम करती है, लेकिन आपका काम बस इतना है कि आप पुलिस के पास एफआईआर लिखाओ। सो हेडिंग डालो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मैम डाल ली थी। तो पहला क्वेश्चन लिखो, पहला लिखो फेयर ट्रायल। व्हाट डू यू मीन बाय फेयर ट्रायल। नीचे लिखो। मैम जिसमें मैम क्रिमिनल का भी चांस दिया रहता है कोर्ट में अपना केस सुनाने मैं का। लिखवा रही हूँ अकॉर्डिंग फेयर ट्रायल, ट्रायल मुकदमा।
व्हाट इज अ TR, सॉरी गलत लिख दिया, TRIAL, ट्रायल, ट्रेल लिख दिया मैंने, या सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, according to Indian constitution, every person charged of a crime, according to Indian constitution, every person charged of a crime is given a chance to fair trial. Fair trial is a trial in the court of law. Fair trial is a trial in the court of law. ट्रायल इन दी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कोर्ट में जो ट्रायल होगा वो फेयर ट्रायल है. फेयर ट्रायल इज अ ट्रायल इन दी कोर्ट ऑफ लॉ. नेक्स्ट लिखो, फेयर ट्रायल इज अ ट्रायल इन दी कोर्ट ऑफ लॉ. नेक्स्ट लिखो FIR. हाँ, व्हाट इज FIR? व्हाट इज FIR? ठीक है, FIR थोड़े पॉइंट्स में लिखना है, इसीलिए लिखो. FIR में लिखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. लिखो, it is the information about a cognizable offense. It is an information about cognizable offense. Cognizable offense. ठीक है, cognizable. Cognizable मतलब रिकॉग्नाइज्ड ऑफेंस है ना, तभी तो चोरी एक रिकॉग्नाइज्ड ऑफेंस है ना. अगर चोरी को ऑफेंस ही ना माने, जैसे क्या खाना खाना एक गुनाह है क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है. यू कैन नॉट बी चार्ज्ड फॉर ईटिंग फूड, करेक्ट. सो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब रिकॉग्नाइज्ड ऑफेंस, जिनको माना जाता है गुनाह. ठीक है, तो इट इज अ पर्सन, क्या लिखा है मैंने, इट इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है, व्हेन अ पर्सन, नेक्स्ट पॉइंट. नहीं आगे ही लिखो इसी में. व्हेन अ पर्सन, फुल स्टॉप, ऑफेंस के बाद फुल स्टॉप है फिर शुरू करो. ऑफेंस के बाद फुल स्टॉप है फिर शुरू करो. व्हेन अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन, व्हेन अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन about, when a person gives information about a crime to police, when a person gives information about a crime to police either orally or in written, यानी आप बोल के भी लिखा सकते हो, केवल लिखित ऐसे लिख के तो जरूरी नहीं है. when a person gives information about a crime to police either orally or in writing. मैम FIR मैम हम ना करा सकते हैं ना मैम, ओरली और रिटन से. Correct. Either orally or in writing, we call it FIR. ठीक है,
तो स्टार्टिंग से है FIR इज इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस व्हेन अ पर्सन gives information to police about a crime either orally or in writing, या बोल के देगा या लिख के देगा, we call it FIR. ठीक है. Second point, FIR usually has date, time, place of offense. ठीक है. FIR usually have date, second point है ये, FIR usually have date, time, place of offense, comma, description of event, etc. मैम डेट और FIR टाइम के बाद क्या था? usually has date, time, place, description of events and witness, etc. description of event, जो भी घटना हुई उसका डिस्क्रिप्शन, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, कॉमा, नेम ऑफ विटनेस, etc. विटनेस का नाम भी हो सकता है, मान लो आप मेरा चेन छिना मेरे फ्रेंड ने देखा तो उसका नाम भी मैं FIR में डाल सकती हूँ कि मेरी फ्रेंड ने ये होते हुए देखा है, नेम ऑफ विटनेस, etc. ठीक है. थर्ड पॉइंट देखो, जो कंप्लेन करता है उसको बोलते हैं कंप्लेनेंट, कंप्लेन और आंट. ठीक है. कंप्लेन प्लस आंट. ठीक है, याद रहेगी स्पेलिंग. मौसी, कंप्लेन मौसी. तो कंप्लेनेंट कौन है? जो कंप्लेन करता है. तो यानी अगर मैंने FIR लिखाया तो पहली चीज तो मुझे सब बताना पड़ेगा, किस दिन हुआ, किस जगह पर घटना हुई, किसने देखा और वहां पर क्या हुआ, सब मैंने लिख दिया. ठीक है. उसके बाद उसमें मेरा FIR में मेरा नेम भी रहेगा, मेरा एड्रेस भी रहेगा. ये भी होता है FIR में. ऐसा नहीं कि मैं ऐसे FIR एनोनिमस लिखा दिया मैंने. FIR में क्या होता है, मेरा नेम भी होगा, यानी कंप्लेनेंट जो है उसका नेम होगा और उसका एड्रेस भी होगा. ठीक है. तो थर्ड पॉइंट है, इट इंक्लूड्स नेम एंड एड्रेस ऑफ कंप्लेनेंट, यानी जिसने कंप्लेन किया है, जिसने FIR लिखाया है, उसका नेम और एड्रेस भी होता है FIR में. ठीक है, लिखो, इट इंक्लूड्स नेम एंड एड्रेस ऑफ कंप्लेनेंट. name and address ऑफ कंप्लेनेंट. ठीक है. इट इंक्लूड्स नेम एंड एड्रेस ऑफ कंप्लेनेंट. फिर क्या है, अब देखो, जब आप FIR लिखाते हो तो आपके पास एक और राइट है, जो भी आपने FIR लिखा है उसकी कॉपी आप ले सकते हो, क्योंकि कल को अगर पुलिस क्रिमिनल के साथ मिल जाए और कहे आपने तो कोई FIR लिखाया ही नहीं, करेक्ट, हमें कैसे पता आपने FIR लिखाया, आपने तो FIR लिखाया ही नहीं. अगर पुलिस बोले कि आपने FIR नहीं दिखाया तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपने FIR लिखाया? आपके पास उस कंप्लेंट की कॉपी होगी तो आप प्रूफ कर सकते हो. उसमें एक FIR नंबर होता है जो कि यूनिक होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड है, वैसे ही FIR का जो नंबर होता है वो यूनिक होता है. तो हमारे पास क्या है, कंप्लेनेंट हैज राइट टू गेट फ्री कॉपी ऑफ FIR. FIR की फ्री कॉपी, जब भी आप FIR कराओगे तो उसका एक कॉपी आपको भी मिलेगा, सो दैट आप फ्यूचर में प्रूफ के लिए रखो कि मैंने FIR किया था. ठीक है. ओके. ओके मैम. तो ये सब तो हो गई FIR को समझने वाली बात. अब इसके बाद हम एक पढ़ने वाले हैं एक छोटी सी स्टोरी, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस. ये सब मैंने पढ़ा दिया है तुम्हें, समझ गए कि पुलिस कैसे करती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, सब मैंने पढ़ा दिया है. हम सब पढ़ चुके हैं. स्टोरी पढ़ के फटाफट पढ़ते हैं, देन वी विल सी कि हमें सारी चीजें ऑलमोस्ट अब मैम FIR में मैम इन्वेस्टिगेशन सारा समझ में आ गया. सारा इन्वेस्टिगेशन समझ में ही आ गया ना एक केस से. फिर भी चलो यस स्टोरी मैम. पढ़ लेते हैं फटाफट. चलो भाई. मैम इसमें मैम कोई क्राइम हुआ है क्या मैम, जिसमें पुलिस का रोल बता रहे हैं? Yes, I plead not guilty and I claim trial. ये जो लड़की है ये बोल रही है नहीं, I plead not guilty जब आप बोलते हो इसका मतलब बोलते हो नहीं, मैंने ये जुर्म नहीं किया, not guilty हूँ मैं, and I claim trial, और इसीलिए मुझे कोर्ट ले जाइए. ये जज बैठे हुए हैं, ये है प्रोसिक्यूटर्स ब्लैक में जो. ठीक है. अब क्या है, at their apartment in Mumbai, Mrs. Shinde is getting dressed. She has been frantically searching for her gold chain. अब अपने घर में जो मिसेस सिंधे हैं, ये इनकी गोल्ड चेन एक्चुअली खो गई है.
और वो क्या बोल रही है, आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉर वेयर इट कुड बी। अरे मेरी चेन कहाँ चली गई, मेरे तो पक्का मुझे याद है कि मैंने यही रखी है। उसके बाद उनके हस्बैंड आते हैं, मिसेस शिंदे के, बोलते हैं जल्दी करो, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग, हमें शादी में जाना है, हमें देर हो रही है। बोल रही है क्या, I can't find my gold chain. It's not in drawer. I suspect that Shanti might have stolen it. शांति इनकी काम वाली भाई है। तो शिंदे बोलती है कि अरे मैं कैसे तैयार हो जाऊं शादी में जाने के लिए, मेरी तो चेन खो गई है और मुझे शक है कि शांति ने चुरा ली मेरी चेन। शी ऑलवेज स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम। वो मेरे रूम पे झाड़ू पोछा करती है, तो वो बहुत लंबे समय तक ये काम करती है। मुझे शक है कि उसी ने मेरी चेन चुरा ली है। शांति हेम्ब्राम has been working in the house for the past 3 years। अब शांति इनके घर में पिछले 3 साल से काम कर रही है। तो शांति से वो बोल रही है, जो शिंदे है, ये है शिंदे मैडम, ये क्या बोल रही है, शांति हैव यू बिगन टू स्टील नाउ, क्या तुम अब चोरी भी करने लगी हो और मेरी गोल्ड चेन चुरा ली है तुमने। ब्रिंग योर ट्रंक, अपना बक्सा लेकर के आओ। आई वॉन्ट टू सर्च, शांति इनके साथ ही रहती है। वी हैव कॉल्ड द पुलिस, सो इफ यू हैव चेन रिटर्न इट नाउ। ठीक है, तो बोला है कि अपना बक्सा लेके आओ, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या चुराया है क्या नहीं। और फिर वो क्या बोल रही है, मैडम आई हैवंट स्टोलन इट। उसने बोला नहीं मैम, मैंने चोरी नहीं किया है। ठीक है, मिसेस शिंदे सर्चेस शांति ट्रक एंड फाइंड्स एन एनवेलप विद 10,000 इन इट। फिर मिसेस शिंदे जो होती है वो शांति का ट्रंक, मतलब जो बक्सा वक्सा है, उसको खोलती है, देखती है उसमें 10,000 रुपए मिल रहे हैं इनको। फिर क्या होता है, वो मिस्टर शिंदे ऐसा करते हैं, यानी उनके पति। फिर वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं शांति के ऊपर कि ये मनी तुमने चेन को बेच के ही पक्का मिली है तुमको, तुमने चेन चुराई और फिर बेच लिया और उससे तुम्हें ये पैसे मिले हैं। Saab, my brother and I have been saving this money over the last 1 year. We want to buy a bull when we go to our village. उसने बोला नहीं सर, मैंने चोरी नहीं किया है, मैं और मेरे भाई मिलके 1 साल से इस मनी को सेव कर रहे हैं और हम एक बुल का मतलब क्या होता है बहुत से तो भाई, अब बुल का मतलब क्या होता है, हम बैल खरीदेंगे जब गांव में जाएंगे, इसीलिए हमने खरीदा है। ये पैसे चोरी नहीं किए, हमने बचाए हैं, हम इनोसेंट है। ठीक है, फिर क्या होता है, मिस्टर शिंदे फिर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और आके क्या बोलेंगे, उनको एफआईआर करानी है ना। आई हैव कम टू फाइल एन एफआईआर, मुझे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देनी है एक इंसिडेंट के बारे में। देयर हैज बीन अ थेफ्ट इन माय हाउस, मेरे घर में चोरी हो गई है। माय मेड शांति हैज स्टोलन माय वाइफ्स नेकलेस, मेरी जो मेड है शांति, उसने मेरी वाइफ का जो नेकलेस है वो चोरी किया है। ये पुलिस ऑफिसर है, कह रहा है हाँ बताओ। सब इंस्पेक्टर SI राव, ये शिंदे की एफआईआर लिख लेते। देखो ये लिख रहे हैं, इसमें क्या क्या लिख रहे होंगे, कब हुई चोरी, कितने बजे देखा, ड्रॉर में क्या था, कहाँ हुई, प्लेस बताओ, अपना एड्रेस बताओ, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताओ, तुमको किस पे शक है, ये सब लिखा होगा इसमें। मिस्टर शिंदे ने SR राव ने एफआईआर लॉन्च कर लिया, यानी ले लिया। फिर क्या हुआ, मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव। अब क्या हुआ, सिंस पुलिस को एफआईआर मिल गई तो पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो पुलिस आई इनके घर। आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट्स। अब मैंने क्या बताया है, ये क्या है बेटा, मैम ये FIR है। एफआईआर आई विल नाउ राइट, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। तो शिंदे आके क्या बोल रहा है, I will now write a statement that Mr. and Mrs. Shinde make about this theft. Let me seal the envelope that has money and take it with me as evidence. उसने बोला है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ क्योंकि मुझे रिपोर्ट मिली है कि चोरी हुई है। मैं वो एनवलप सील कर रहा हूँ, है ना, वो जो एनवलप जिसमें पैसे हैं उसको मैं सील कर रहा हूँ क्योंकि वो एविडेंस है मेरे लिए। आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू पुलिस स्टेशन, और मैं शांति को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर शक है कि ये क्रिमिनल है। Please don't let him take me. I have not stolen the chain. This is my hard-earned money. वो बोल रही है नहीं प्लीज ले जाने मत दो, ये मैंने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे करे हैं, ये मेरे मेहनत की कमाई है, मत करो। फिर क्या होता है, सुशील शांति's brother arrives and pleads with SI Rao to release शांति। फिर क्या होता है, शांति का भाई आ जाता है सुशील, वो बोलता है कि सर को प्लीज शांति को छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। और फिर ये क्या बोलता है, इसको अरेस्ट किया है क्योंकि इसने गोल्ड चेन चोरी करी है, तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा बेल लेने के लिए। किसी को समझ आ रहा है क्या बता रही हूँ मैं, उसने बोला कि अब तुम कोर्ट जाओ, कोर्ट जाने पर तुमको बेल मिलेगी। यानी अब ये पुलिस ऑफिसर शांति को कोर्ट में ले जाएगा। अब कोर्ट से या तो इसको रिमांड मिलेगी या बेल मिलेगी। ठीक है, लेकिन बेल के लिए पैसे चाहिए। बेल कौन दिलाएगा, लॉयर, और लॉयर को हायर करने के लिए चाहिए होते हैं
पैसे। तो शांति का जो भाई है सुशील, वो बोलता है कि मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा एक अच्छा वकील हायर करने के लिए जो मुझे बेल दिला सके, एंड हु विल स्टैंड एज श्योरली फॉर हर, और ये बताओ कि पता नहीं क्या श्योरिटी है इसकी कि इसे मिलेगी बेल। यू हैव टेकन ऑल ऑफ अवर सेविंग्स, आपने हमारी पूरी सेविंग भी रख ली है और आपने उसे सील कर दिया है क्योंकि आप बोल रहे एविडेंस है। अब मेरे पास पैसे नहीं है लॉयर को हायर करने के लिए, मैं क्या करूं। फिर क्या होता है, फिर एसआई राव, सब इंस्पेक्टर जो राव है, वो फोर्सिबली यानी जबरदस्ती सुशील को पुलिस स्टेशन में 2 दिन तक रखता है। सुशील को बहुत मारा जाता है, ठीक है, उसको बहुत मारा पीटा टॉर्चर किया जाता है और बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल उसको बहुत मारते हैं। फिर क्या होता है, वो जबरदस्ती कोशिश करते हैं कि वो कन्फेस कर ले कि वो और उसकी शांति ने जो है वो एक डोमेस्टिक सर्वेंट्स का एक गैंग है, उसके वो लीडर हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि मार पीट के उनको जबरदस्ती धमकाते हैं कि तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे चोरी तुमने की है। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज रिमांड। लेकिन ये रिमांड इन्होंने बिना जज की अनुमति के लिया है। क्यों? क्योंकि वो बेल के लिए अप्लाई नहीं करा उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे लॉयर को इकट्ठी करने के, लॉयर की फीस देने के लिए। अब अगर आप कोर्ट में अप्लाई करते हो बेल के लिए तो आपको लॉयर के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है, खुद तो हम लॉयर हैं नहीं। तो सुशील शांति का भाई ये नहीं कर पाया तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में उसको जबरदस्ती रखा, टॉर्चर किया। और देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट ऑफ थेफ्ट और ज्वेलरी फॉर सिंधेज नेबरहुड, और उन्होंने बोला कि सिंधे सर के घर के आसपास से भी बहुत सारी चोरी की कंप्लेन है, और सुशील के ऊपर वो सब भी उन्होंने उसके सर पे डाल दी कि ये भी तुम्ही ने की है। सुशील बार बार बोलते रहा कि वो इनोसेंट है, एक फैक्ट्री वर्कर है, लेकिन उन्होंने माना नहीं और पुलिस ने फाइनली 2 दिन के बाद उसे जाने दी। ठीक है, 1 महीने के बाद कोर्ट ने शांति को बेल दे दी। She was unable to get anyone to stand surely for her for the rupees 20,000. She therefore continued to be in jail. ठीक है, she was very traumatized. She is worried about what will happen during the trial. 1 महीने के बाद कोर्ट ने बेल दिया, लेकिन 1 महीने तक शांति को बहुत टॉर्चर किया गया और फिर वो 10,000 रुपीज जो है वो उसको पता नहीं कैसे मिलेंगे। 20,000 रुपीज जो आई थिंक शायद ये बेल के लिए चाहिए होंगे, तो वो इकट्ठा नहीं कर पाई, इसलिए उसको बेल 1 महीने के लॉयर के लिए शायद नहीं मिल पाए क्योंकि पैसे कहीं लिखे नहीं है किस चीज के हैं। कुल मिलाकर के 1 महीने के बाद शांति जो है वो बेल के पे छूट के बाहर आई। लेकिन हाँ, लेकिन 20,000 ये नहीं लिखा ना, क्योंकि चुराया हुआ अमाउंट तो 10,000 था। लेकिन एनीवे 20,000 में भी उसको लॉयर के लिए चाहिए हो। लेकिन 1 महीने के बाद शांति को बेल मिल जाती है। जब वो निकल के आती है तो वो बहुत डरी हुई और उसको लगता है कि अब केस चलेगा तो पता नहीं केस पे क्या होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, What will happen to me? I haven't done anything wrong and yet I am behind bars just because madam suspects me. वो मन में सोच रही है कि मैंने कुछ किया नहीं है लेकिन फिर भी मैं जेल में हूँ, पता नहीं क्या होगा। Just because कि मेरी जो ओनर है वो मुझ पे शक करती है, इसका मतलब नहीं कि मैंने कुछ किया है। And money that we have been saving, हमें शायद वो कभी नहीं मिलेगी, ऐसा वो सोच रही है कि हमने इतनी मेहनत से पैसा जोड़ा था, शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है, पुलिस एक चार्जशीट फाइल करती है। समझ आ रहा है किसी को? क्योंकि वो पीट पीट करके उनसे कबूल करवाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने ही चोरी करी है। तो पुलिस एक चार्जशीट फाइल करती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। कोर्ट जो होता है कॉपी ऑफ चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति। विटनेस के स्टेटमेंट मतलब जो शांति को विटनेस दे रहे हैं, शिंदे, मिस्टर शिंदे, मिसेस शिंदे, ये लोग विटनेस है, तो इनके स्टेटमेंट। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट द फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट। फिर बोलती है शांति के मेरे पास कोई लॉयर नहीं है। पुलिस ने अपनी पूरी चार्जशीट लिख दी कि उसने चोरी की है, इतने इतने लोगों ने गवाही दी है, सब कुछ जितना चार्जशीट में लिखा जाता है, जो भी पुलिस को सबूत मिले। मजिस्ट्रेट क्या करती है, मजिस्ट्रेट कमला रॉय को अपॉइंट करती है उसका एडवोकेट। ये कौन है? कमला रॉय इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है अभी बताऊंगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब है कि जो लोगों के पास वकील को हायर करने के पैसे नहीं है उनको सरकारी वकील दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये वो है कमला रॉय, ठीक है। वरना जो लोग अमीर होते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो प्राइवेट लॉयर को हायर करेंगे। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको गवर्नमेंट तब देगी जब आपके पास पैसे नहीं है हायर करने के लिए, यानी आप बहुत गरीब है।
लेकिन ऐसे वकीलों को मिलने में टाइम लग जाता है। इसी वजह से तो देखो शांति बंद है 1 महीने से, क्योंकि प्राइवेट अगर कोई लॉयर हायर करता है वो तो 1-2 दिन में ही बेल ले आता है ना, पहले दिन ही वकील कर लेते हैं लोग, आज के आज ही वकील कर लेते हैं, कल कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब अपॉइंट करती है तो टाइम लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम थोड़ा स्लो काम करता है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट ने कमला रॉय को अपॉइंट किया शांति का लॉयर, शांति का डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस, के सरकार आपका खर्चा देगी क्योंकि आप बहुत गरीब कैटेगरी से हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक इंसान के पास एक राइट है। वो राइट क्या है कि उसे लॉयर डिफेंड करेगा, यानी ये भी बेटा एक फंडामेंटल राइट है। व्हाट इज द फंडामेंटल राइट? इफ आई कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर, अगर मेरे पास एक लॉयर को फीस देने के पैसे नहीं है तो मेरे पास एक फंडामेंटल राइट है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से मुझे लॉयर देगी। ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 22 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बोलता है। तो इसीलिए शांति को एक लॉयर दिया गया है गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर, और इसी के साथ आर्टिकल 39A ये गवर्नमेंट के ऊपर ही जिम्मेदारी डालता है कि अगर किसी के पास लॉयर नहीं है, उसकी गरीबी की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, तो सरकार उसको एक वकील दे। ठीक है, तो यानी आर्टिकल 22 में ऐसा है कि हर एक इंसान को का ये राइट है कि उसको एक लॉयर डिफेंड करे। विदाउट लॉयर नहीं जाएंगे लोग, यानी ये फंडामेंटल राइट है कि आपको लीगल मदद, मतलब आपको डिफेंड किया जाएगा इन केस आप अगर किसी मतलब कोर्ट में है, आपके खिलाफ कोई वो चल रही है, ट्रायल चल रहा है, तो आपको लॉयर डिफेंड करेगा, ये आपका राइट है। और लॉयर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के ऊपर डाली है, ऑल्दो ये फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, यानी हर एक स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन ये स्टेट पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि स्टेट आपको, अगर आपके पास लॉयर नहीं है तो फ्री में दे। फ्री लीगल एड तो देनी चाहिए, लेकिन स्टेट कभी कभी क्या करते हैं, देर कर देते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है ना। समझ रहे हो डिफरेंस? फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट के साथ होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर मैं शांत या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो फंडामेंटल राइट्स अपने क्या है बेटा, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारी चीजें आपके राइट्स है। यानी अगर कोई चाहे भी तो इनको ये डिनाई नहीं कर सकते आपको। राइट टू वोट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, दे कैन नॉट डिनाई इट। लेकिन आपको वकील देना ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि अगर आपको कोई लीगली आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी पूरी, आपको मौका दिया जाएगा कि आप जज के सामने जाओ, लेकिन आपको कोई वकील हायर करके देगा ये नहीं लिखा हुआ है। समझ गए? यानी अगर मुझे कोई कल अरेस्ट करेगा तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे कोर्ट जाने की अनुमति मिलेगी, बिना कोर्ट जाए कोई मुझे सजा नहीं दे सकता, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन वो मुझे वकील अपनी तरफ से करके देंगे या नहीं देंगे, अगर मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, ये तो स्टेट की मर्जी पर है, और इसको बोलते हैं स्टेट पॉलिसी। ये जबरदस्ती आप किसी से वकील नहीं करवा सकते। तो यही रीजन है कि गवर्नमेंट देती तो है वकील अपने एक्सपेंस पर, लेकिन फिर कभी कभार बहुत लोगों को नहीं भी मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट होता तो मजबूरी होती सबको देना, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है, कोर्ट के सामने तो वो आपको ले जाएंगे, लेकिन बहुत केसेस में आपको वकील अपने पैसों से करना होता है। अगर आपके पास में वकील बिल्कुल नहीं है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको वकील देती है। ठीक है, तो इस केस में वही हुआ है कि कमला रॉय क्या करती है, शांति से कोर्ट में मिलती है। Here are my case papers. I have been falsely accused of stealing the employer's gold chain. शांति बोलती है कि देखिए ये मेरे पेपर, मुझे जबरदस्ती इल्जाम लगाया गया कि मैंने गोल्ड चेन चोरी की है। They have found 10,000 in Shanti's trunk and said this was the money she got from stealing the chain. फिर शांति का भाई बोलता है कि इनको इसके बक्से में से 10,000 रुपए मिले और उन लोगों को लगा कि ये पैसे इसने गोल्ड की चेन को बेच के कमाए हैं। बट दिस इज द मनी वी हैव बीन सेविंग टुगेदर, लेकिन ये वो पैसे हैं जो हम लोग अपनी मेहनत से कर रहे थे, मतलब सेव कर रहे थे। द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ थेफ्ट of Mrs. Sindh's gold chain in possession of money got from selling stolen property against Shanti. I plead not guilty, I claim trial. फिर क्या होता है, ये केस कोर्ट में जाता है। कोर्ट ये बोलती है मिसेस शिंदे की गोल्ड चेन तुमने चुराई है, तो तुम्हारे ऊपर ये आरोप है कि तुम चोर हो।
लेकिन शांति बोलती है कि आई प्लीड नॉट गिल्टी, मैं चोर नहीं हूँ, आई क्लेम ट्रायल। जो उसकी वकील वकील तो ये खड़ी हुई है, ये बोलती है कि सर मैंने चोरी नहीं की है, मुझे एक मौका दिया जाए अपने आप को बेगुनाह प्रूफ करने का। फिर क्या होता है, सो टेल मी मिसेस सिंधे हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। फिर वो वकील आके पूछता है कि अच्छा बताओ कि तुमने नहीं चुराई तो कैसे चोरी हुई। आई हैड केप्ट, मतलब मिसेस सिंधे से वकील पूछता है, यानी किसका वकील है ये, मिसेस सिंधे का वकील है, ये पूछता है कि बताओ आपकी चेन कैसे चोरी हुई। तो आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉर। शिंदे बताती है कि मैंने जो चेन है वो ड्रॉर में रखी थी, कोई भी आउटसाइडर हमारे घर में नहीं आता है, केवल शांति हमारे घर में आती है। और शिंदे ने बोला कि मैंने इसका ट्रंक सर्च किया था तो मुझे उसमें 10,000 रुपए मिले, इसलिए मुझे लगता है कि ये चेन इसने चुराई है। ठीक है, फिर क्या होता है, अगला एडवोकेट रॉय आते हैं, क्रॉस एग्जामिन करती है मिसेस शिंदे को। ये रॉय किसकी लॉयर है, ये शांति की लॉयर है। ये मिसेस शिंदे से सवाल पूछती है, तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांति को चुराते हुए चेन नहीं देखा, ना तो आपको चेन मिली शांति के पास से, और पिछले 3 सालों में वो अपने साथ आपके साथ काम करती है, उसने कभी भी कुछ आपसे चुराया नहीं है, आप उसे रेगुलरली पैसा देती है 1,000 रुपए हर महीना। ठीक है, तो ये यानी कि ये जो कमला रॉय है शांति की लॉयर, ये बोलती है कि आपने इसे चोर कैसे कह दिया जब आपने कभी चोरी करते से देखा ही नहीं, ना आपको इसके पास से कोई चेन मिली। ठीक है, Advocate Roy examines Sushil and his employer as a defense witness. फिर रॉय अभी सुशील को और उसके एम्प्लॉयर को डिफेंस विटनेस लेके आती है। Through their testimony, she is able to show that the rupees 10,000 found in the Shanti stack could well be the earning of the Sushil and Shanti. तो क्या होती है फिर कमला, जो कमला है वो सुशील को बुलाती है, सुशील का जो एम्प्लॉयर है यानी सुशील का जो मालिक है उसे बुलाती है, और फिर वो कोर्ट में प्रूव करती है कि सुशील की जो सैलरी आती है और जो शांति की सैलरी आती है, उन दोनों की सैलरी इतनी आती है कि वो दोनों मिलकर के 10,000 रुपए आसानी से सेव कर सकते हैं। यानी हो सकता है कि ये जो पैसे हैं ये इन्होंने कमाए हो, चुराए ना हो। एज द ट्रायल नियर कंप्लीशन, फिर धीरे धीरे मुकदमा एंड की तरफ आने लगता है। सुशील को ये पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा हैज बस्टेड अ गैंग ऑफ यंग मैन हु हैव बीन स्टीलिंग ज्वेलरी ऑफ द शिंदेज नेबरहुड। उनको ये पता लगता है कि वो जो इंस्पेक्टर है जो केस पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उन्होंने एक गैंग को पकड़ा है, और ये वो गैंग है जो चोरी करता है, और शिंदे के नेबरहुड में भी इस गैंग ने बहुत चोरी की हुई है, एक दूसरा गैंग है। Some of the Mrs. Sandh's son's friends are the part of this gang. और मिसेस सिंधे जिनकी चेन चोरी हुई है, उनका जो बेटा है और उनके जो दोस्त है वो सब इस गैंग का पार्ट है। ठीक है, तो मिसेस सिंधे चेन हैज बीन फाउंड ऑन देम। फिर मिसेस शिंदे की जो चेन है वो उन लड़कों के पास में मिली, यानी मिसेस शिंदे का जो बेटा था उसके जो दोस्त थे वो लोगों का एक चोरी का गैंग था, और वो चेन उन्हीं के पास उनको मिली। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस। सुशील ये बात जाकर के रॉय को बताता है, यानी कमला को, अपने एडवोकेट को। एडवोकेट रॉय कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज अ डिफेंस विटनेस। फिर इस बात के लिए जो मिस लॉयर होती है वो शर्मा को कोर्ट में बुलाती है। इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट हैव यू फाउंड। आप बताइए आपको क्या मिला। शर्मा बताते हैं, हियर इज द चेन दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस शिंदे एज हर्स। ये वो चेन है जो मिसेस शिंदे को दिखाई गई, उन्होंने पहचाना है कि ये उनकी चेन है। ये चेन कुछ लड़कों ने चुराई है और उन्होंने ये एडमिट किया है कि ये चेन उन्हीं ने चुराई है। ठीक है, जज ये सारी बातें सुनता है, सारे विटनेसेस को सुनता है। उसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा की टेस्टिमनी का मतलब गवाही, सबूत जो इंस्पेक्टर शर्मा ने दिए वो सब भी सुनता है। एडवोकेट रॉय आर्ग्यू करती है कि इट हैज नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट द शांति इज इनोसेंट, और उसको छोड़ देना चाहिए। फिर इतनी बात बोल करके वो बोलती है रॉय की, सिंस अब चोर हमें मिल गया है तो ये से ये प्रूफ होता है कि शांति ने चेन नहीं चोरी की है, तो इसीलिए अब हमें उसे छोड़ देना चाहिए। शांति, यू आर हियर बाई एक्यूटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट। और फिर जज ये क्या बोलते हैं, जज क्या देते हैं, जजमेंट देते हैं कि अभी तुमको चार्ज ऑफ थेफ्ट से हटाया जाता है, तुमको बरी किया जाता है। पुलिस विल हैंड ओवर यू द रुपीज 10,000 दैट दे हैड सील्ड। पुलिस आपको वो 10,000 रुपए देगी जो पुलिस ने आपसे सील कर लिया है। इन माई रिटन जजमेंट, मैं लिख करके जजमेंट देता हूँ। I have made it a point of highlight SI Rao's role in the conducting such a shoddy investigation that may you spend time in jail. ठीक है, तो वो बताते हैं कि मैं रिपोर्ट में भी लिखूंगा कि ये जो सब इंस्पेक्टर राव है उन्होंने बहुत बुरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा। यानी उन्होंने इस पे भी सवाल उठाया कि किस तरह से पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं किया। किस किस को समझ आया क्या चल रहा है? मैम मुझे ठीक है,
पूरी इन्वेस्टिगेशन आपको पहले से ही पता है किसके बाद क्या चीज होती है, स्टोरी में भी उसी के बाद वो चीज हुई है, ठीक है। अब हम बस एक और डेफिनेशन है, चलो नेक्स्ट क्लास में ही कर सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। अब हम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम। इसी के बेसिस पर हम फिर रोल ऑफ पुलिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एफआईआर तो हम कर ही चुके हैं, नेक्स्ट क्लास से हम रोल ऑफ पुलिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए वी विल सी कि कोई ऐसा क्वेश्चन है दैट यू कैन डू इन होमवर्क। पहले तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से करो। हाँ, ये रोल्स आप इजीली कर लोगे ना बेटा, आपने पूरी स्टोरी तो पढ़ ही ली है। यस मैम। एक्सरसाइज जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज के क्या क्या रोल होते हैं, और रोल दिया हुआ और फंक्शन दिया हुआ, ये वाला क्वेश्चन आपको रोल एंड फंक्शंस का करके आना है। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना है, ठीक है। एक्सरसाइज है लास्ट, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। अगला है आपको ये लिख करके आना है मैम हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है? आपको कुछ नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है ये पुलिस का क्या काम है। इतने सारे वर्क दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन सा काम पुलिस करती है, कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है, कौन डिफेंस लॉयर करता है, कौन सा काम जज करती है, ठीक है। मैम तो ये हमें बुक में ही करना है। मतलब है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब वो वकील जो शांति की तरफ से था, और डिफेंस लॉयर का मतलब वो वकील जो मिसेस सिंधे की तरफ से था। डिफेंस लॉयर वो है जो गिल्टी को बचाता है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो है जो गिल्टी को सजा दिलाता है, ठीक है। हाँ बेटा। मैम तो ये वाली जो एक्सरसाइज है हम इसको बुक में कर सकते हैं क्या? हाँ, बुक में ही कर सकते हो, कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको ये जो है वैसे तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लिख के लाना है, who was the real culprit, who was the real culprit, लिखो, who was the real culprit of मिसेस शिंदे। मिसेस शिंदे का रियल कल्प्रिट कौन था, हाउ वॉज ही अरेस्टेड, कैसे उसको अरेस्ट किया गया, ठीक है। Who was the real culprit of Mrs. Shinde? How was he arrested? ठीक है। मैम लिख लिया। ये आपको होमवर्क में करके लाना है। जय प्रेजेंट, खुशी प्रेजेंट है, साक्षी प्रेजेंट, यश। जय लेकिन ठीक है, क्लास में तो थी, अभी उसको बताती हूँ मैं। चलो भाई, सो ऑन दैट नोट गाइज, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड डे।